नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है CKS एकेडमी के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और आज के हमारे इस सेशन में आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संसद और उससे जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ सालों में यूपीएससी की परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा की यदि मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इसी टॉपिक से पूछे गए। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई साल नहीं जाता कि जब संसद से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आता। और सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, और भी तमाम परीक्षाएं जो आप देते हैं उनमें भी संसद से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सेशन को यदि आप अंत तक देखेंगे तो संसद से जुड़े हुए आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको आज मिल जाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन की। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस सेशन को लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। आप इस सेशन को शेयर भी कर सकते हैं। और इस चैनल को यदि आप नए हैं और आपने अभी तक CKS एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। संसद की बात करते हैं। संसद के बारे में आप सभी को पता है कि संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है ना। यदि हम बात करें देश में कानून बनाने वाली संस्था की तो सबसे ऊपर नाम आता है संसद का। लोकतंत्र के जिन स्तंभों की या सरकार के अंगों की हम बात करें तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों में जो संसद है वो विधायिका के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वैसे भी हमारी जो प्रणाली है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार पाई जाती है। अब नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इस प्रणाली में संसद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण, कितनी अहम होगी। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि संसद भारत में कहां से और कैसे आई, थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करते हैं। भाई ये तो हमें समझ में आ गया कि संसद सर्वोच्च विधायी संस्था है देश में कानून बनाने वाली। हालांकि कानून बनाने के अलावा भी संसद कई सारे काम और करती है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि भारत में ब्रिटिश जब आए तो उनके आने के बाद ही इन सभी संस्थाओं का धीरे धीरे विकास होने लगा। और भारतीय संसद के जन्म के जो बीज हैं वो भी आपको वहीं मिलेंगे। तो भारत में जब ब्रिटिश आए, धीरे धीरे आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। फिर भारत में जो है ब्रिटिश ताज का शासन आया। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे भारत में जो है ना, वे सारी प्रणालियां जो ब्रिटेन में चल रही थी वो यहाँ पर दिखाई देने लगती है। क्योंकि ब्रिटेन भी आपको पता होगा कि एक लोकतांत्रिक देश है, संसदीय प्रणाली वाला देश है। तो वैसे ही कुछ प्रणालियां, कुछ वैसी ही संस्थाएं भारत में भी आने लगी। बात है 1919 की। 1919 में एक अधिनियम पारित हुआ था और उस अधिनियम को आप सभी लोग जानते होंगे। इसे भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से, ठीक है, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो आप सोचेंगे कि इस समय में आपके साथ इस अधिनियम की चर्चा क्यों कर रहा हूं। दरअसल इस अधिनियम में ही आपको भारतीय संसद के बीज दिखाई देंगे। जो वर्तमान में आपको भारतीय संसद के दो सदन दिखाई देते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, उच्च सदन, निम्न सदन। तो सबसे पहले भारत में संसद के जो दो सदन हुए, द्विसदनीय व्यवस्था, वो इसी एक्ट के द्वारा लाई गई। हालांकि भारत में 1853 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा जो गवर्नर जनरल था उसकी एक अलग से जो है विधायी परिषद, विधान परिषद बना दी गई थी, जो आजकल लोकसभा के तौर पर हमें दिखाई देती है। परंतु अगर हम बात करें कि भारत में संसद द्विसदनीय कब हुई, तो वो व्यवस्था 1919 के एक्ट से आई। मतलब राज्यसभा का उदय इसी एक्ट से हुआ। अब उस समय इन्हें राज्यसभा लोकसभा नहीं कहा जाता था ना, तब ये काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा जो है ना, जो आपका अपर हाउस है, वो राज्यों की परिषद कहलाता था। और जो लोकसभा है उसे भी जो है लोकसभा के नाम से नहीं जाना जाता था। उस समय जो है वो जनता का सदन, हाउस ऑफ पीपल जो था, है ना, उस नाम से वो जाना जाता था। तो भारत में पहली बार दो सदन जो है संसद के वहीं आए थे।
अब आगे बढ़ते बढ़ते जब भारत आजाद हुआ तो आपको पता है कि भारत ने ब्रिटेन की ही तरह संसदीय प्रणाली को अपनाया। हालांकि हमारे पास ऑप्शन था कि हम अमेरिका की तरह राष्ट्रपति अध्यक्ष जो प्रणाली है, अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसको भी अपना सकते थे, परंतु हम लोगों ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया था। उसके कई कारण हैं जो मैं भी आपसे चर्चा करूंगा। तो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपना लिया गया और भारत में संसद की एक अहम भूमिका यहां से स्थापित हो गई। तो यदि आप देखेंगे तो संसद जो है वो मुख्य रूप से केंद्र सरकार का विधायी अंग है ना। संघ की जो हमारी सरकार है उसके 3 अंग हैं। अगर आप देखेंगे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, वैसे ही राज्य में भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आपको मिल जाएगी। तो ये संघ का विधायी अंग है केंद्र सरकार का, ठीक है। सर्वोच्च विधायी संस्था है, शीर्ष कानून बनाने वाली संस्था भारत में। यदि हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 79 से लेकर 122 तक, अनुच्छेद 122 तक संसद से जुड़े हुए ही प्रावधान। इसमें संसद का गठन, उसकी संरचना, उसकी अवधि, उसके सदस्य, उनके अधिकार, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद में जो प्रक्रिया है, सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत दिखाई देगी। तो अनुच्छेद 79 से 122 तक ये भारत के संविधान का भाग 5, ठीक है। संविधान का जो भाग 5 है, जिसे आप लोग संघ के नाम से जानते होंगे, यूनियन के नाम से, वहां आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया एक छोटा सा परिचय, कहाँ से आया वो भी मैंने आप लोगों को बताया। अब हम बात करेंगे संसद के और भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि भाई अगर आप देखें तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 79, अनुच्छेद 79 ये कहता है कि जो भारत की संसद है वो 3 अंगों से मिलकर बनती है। उसके 3 अंग हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। पहला है उच्च सदन, जिसे आप राज्यसभा कहते हो। दूसरा है निम्न सदन, जिसे आप लोकसभा कहते हो। और तीसरा अंग जो है संसद का वो है भारत के राष्ट्रपति। इसका मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो भारत के संसद के अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति और इन 2 सदनों से मिलकर ही हमारी संसद का निर्माण होता है। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति का संसद से क्या लेना देना। चूंकि आप तो पढ़ते होंगे कि राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका के प्रमुख हैं और वो कार्यपालिका में आते हैं। तो राष्ट्रपति जो है यहाँ क्यों दिखाई दे रहे हैं, है ना। हमारे राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग क्यों माने जाते हैं? इसका आंसर यह है कि कोई भी विधेयक, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई कानून बनता है तो उसकी शुरुआत एक बिल से, एक विधेयक से होती है। तो कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए। जब तक भारत के राष्ट्रपति उस विधेयक पर, बिल पर साइन नहीं करते, तब तक वो कानून नहीं बनता है। बिना राष्ट्रपति के जब आप कानून नहीं बना सकते तो आप समझ सकते हैं कि क्यों वो संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं। क्योंकि दोनों सदन और राष्ट्रपति ये सभी मिलकर कोई कानून बनाते हैं, है ना। दोनों सदनों से पारित भी करवाना होता है, इनके हस्ताक्षर भी चाहिए, इसीलिए राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। बिना उनके विधायी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। दूसरी तरफ भारत के राष्ट्रपति और भी कई तरीके से जो है हमारी संसद से जुड़ जाते हैं। जैसे दोनों सदनों के जो सत्र हैं, जो सेशंस हैं, अभी हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। आमतौर पर साल में 3 सत्र जो है होते हैं दोनों ही सदनों के। तो जो सत्रों की शुरुआत होती है वो होती है सत्र के आह्वान से, समन करना, बुलाने से। तो दोनों ही सत्रों को बुलाने का, दोनों ही सदनों के सत्रों को जो है वो राष्ट्रपति ही बुलाते हैं, आहूत करते हैं। सत्रावसान जो सत्र को समाप्त करता है, दोनों ही सदनों के हम बात करें, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, सत्रावसान भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा का विघटन जो आप सब जानते हैं कि हर 5 वर्ष पर आमतौर पर भारत में लोकसभा भंग होती है ताकि फिर से जो है चुनाव हो, नई लोकसभा और नई सरकार बने। तो वो जो लोकसभा का विघटन है, भंग करने का, डिसोल्यूशन का काम है, वो भी राष्ट्रपति करते हैं। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो भारत के राष्ट्र से, संयुक्त बैठक दोनों सदनों की भारत के राष्ट्रपति ही बुलाते हैं, ये भी आपको पता होगा। वो विशेष संबोधन भी अपना जो है दोनों सदनों को भेजते हैं। तो इस तरीके से भारत के राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग बन जाते। तो यदि कोई आपसे कभी पूछते
कि भारत के राष्ट्रपति तो कार्यपालिका में आते हैं, तो उनका संसद से क्या लेना देना, वो संसद के अभिन्न अंग क्यों माने जाते हैं, ये सारे उसके कारण हैं। आगे बढ़े तो अब हम बात करेंगे दोनों सदनों की संरचना को लेकर। ठीक है, दोनों सदनों में पहला आएगा राज्यसभा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि भारत में राज्यसभा एक उच्च सदन है ना। राज्यसभा को हम उच्च सदन या अपर हाउस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो सदन है ये स्थायी है। स्थायी मतलब ये कभी भी भंग नहीं होता और इसे खत्म नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में संसद जो है वो पहली बार अस्तित्व में, आजादी के बाद की बात करूं तो पहली बार संसद का गठन हुआ था 1952 में। 1952 में जो पहले आम चुनाव हुए थे, उसके बाद लोकसभा का गठन हुआ था अप्रैल में, और उसी साल 1952 में जो है राज्यसभा का भी गठन हुआ। मतलब 1952 से भारत में सदन जो है, संसद के दोनों सदनों की आजादी के बाद शुरुआत हुई है, पहला गठन इसी समय हुआ था। तो अब हम उच्च सदन की बात कर रहे हैं, राज्यसभा की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि पहले इनके नाम भी अलग थे। 1954 तक नाम भी आपको बता दूं कि अलग थे। 1954 में नाम बदले गए हैं। राज्य परिषद या राज्यों की जो परिषद है उसे राज्यसभा का नाम दे दिया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानी जाती थी, और जनता का सदन के नाम से जानी जाती थी, हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानी जाती थी लोकसभा, जिसे हमने बाद में जो है लोकसभा का नाम दिया है। तो 54 में दोनों के नाम भी बदले गए हैं। अब बात करते हैं संरचना की। सबसे पहले सीधी सी बात है, राज्यसभा उच्च सदन है तो इसकी बात कर लेते हैं, फिर लोकसभा की करेंगे। राज्यसभा की संरचना की यदि बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, मतलब राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 250, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इसमें 238 जो है वो निर्वाचित होते हैं। आपको पता है कि राज्यसभा में भी निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा की तरफ, बस वो प्रत्यक्ष नहीं चुने जाते जनता द्वारा। और 12 सदस्य जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर जिन्हें कहा जाता है, ऐसे लोग जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा का बहुत ज्यादा अनुभव हो, कोई विशेष उल्लेखनीय योग्यता उन्होंने प्राप्त की हो उसमें, ऐसे लोगों को भारत के राष्ट्रपति इसमें मनोनीत करते हैं। तो ये अधिकतम 250 सदस्यों तक जा सकते हैं। हालांकि ये अधिकतम है। यदि मैं राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या की बात करूं तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे एग्जाम में अधिकतम भी पूछा जा सकता है, वर्तमान भी पूछा जा सकता है। तो 245 में से 233 सदस्य जो है वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य हैं। इसमें से राज्यों से भी हैं, 28 राज्यों से भी, और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेशों से भी जो है हमारे यहाँ राज्यसभा में कुछ लोग आते हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीट्स हैं, 3 लोग दिल्ली से आते हैं, एक पुदुचेरी से और 4 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनसे जो है राज्यसभा में सदस्य आते हैं। बाकी छोटे छोटे हैं, में ज्यादा जनसंख्या नहीं है तो वहां से नहीं आते। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 8 इतने ही केंद्र शासित प्रदेश भी भारत में, ठीक है, लेकिन सबसे नहीं आते। तो 3 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं कि जहां से राज्यसभा में प्रतिनिधि आते हैं। तो 233 में से 8 तो इधर से आ गए, है ना, बाकी के राज्यों से आ गए, और 12 सदस्य जो है वो मनोनीत होते हैं। आप समझ गए होंगे। इस तरह से राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो है 245 होती है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं, लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा राज्यसभा की तरह स्थायी नहीं है। लोकसभा भारत में निचला सदन या लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोअर हाउस। हालांकि आप सभी को पता होगा कि संसदीय प्रणाली की सरकार है, तो इसका मतलब यह है कि जो निचला सदन है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ये ज्यादा शक्तिशाली होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सबको पता होगा कि लोकसभा में बहुमत के आधार पर ही भारत में केंद्र सरकार बनती है ना। ये सब न्यूज़पेपर में और आप जगह जगह सुनते होंगे, बहुमत जिसको कहते हैं मेजोरिटी,
तो लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उनका आधे से ज्यादा जिस पार्टी या गठबंधन के पास सीट्स होती हैं उनकी सरकार बनती है। तो लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो ये निचला सदन है, परंतु ये स्थायी नहीं है, ठीक है, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। संरचना की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम जो है 550 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं कितने, अधिकतम 550। 550 में से 530 जो है वो राज्यों से और 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से, ऐसा प्रावधान किया गया है, परंतु ये अधिकतम है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 543 है, 543 है। आप सभी को ये बात पता होगी। पहले 2 सदस्य और हुआ करते थे जो आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन के नाम से जाने जाते थे। आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन समुदाय के भी अनुच्छेद 331 भारत के संविधान में ये प्रावधान करता था कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसे समुदाय के 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, है ना। जैसे राज्यसभा में 12 हो रहे हैं, ऐसे 2 हुआ करते थे। परंतु 2020 के बाद हमने ये प्रावधान आज़ादी के बाद हर बार 10-10 साल के लिए बढ़ाया, परंतु 2020 में इसे समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में भारत में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का जो है अब मनोनयन नहीं किया जाता। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो है, अच्छा, कई सारे बच्चों को लगेगा आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन क्या होता है। यहीं पर आपको ये भी बता दिया जाना चाहिए कि आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन जो है वो कौन होता है। बचपन से आपने ऐसे कई लोगों को भारत में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा या कहीं किसी सीरियल में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, कहीं भी आपने देखा होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बस आपको पता नहीं है कि ये एंग्लो इंडियन है, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि एंग्लो इंडियन होता क्या है। आपको याद होगा कि एक सीरियल आता था भारत में बहुत पहले, शक्तिमान। बहुत सारे बच्चों ने शक्तिमान देखा होगा। शक्तिमान में उनके जो महागुरु थे, है ना, बड़े गोरे चिट्टे से, वो अंग्रेज लगते थे, वो एक एंग्लो इंडियन थे। उनका नाम था टॉम अल्टर और उन्होंने बहुत सारी मूवीज में भी काम किया है बॉलीवुड की। रस्किन बॉन्ड का आपने नाम सुना होगा, एक बहुत फेमस जो है वो राइटर है, वे भी एंग्लो इंडियन है, और भी कई लोग। तो एंग्लो इंडियन कौन होता है? एंग्लो इंडियन दरअसल वो होता है जिसकी माता पक्ष से वो भारतीय हो और पितृ पक्ष से जो है वो यूरोपियन हो। मतलब यूरोपीय पिता और भारतीय माता की जो संतान, वो एंग्लो इंडियन कहलाती। तो उस समय भारत में चूंकि ब्रिटिश गए थे तो कई सारे यहीं रह गए होंगे, और उस समय एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो है ऐसा करना जरूरी था। 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, अब नहीं है। तो ये लोकसभा की संरचना भी आपको समझ में आ गई होगी। लोकसभा की जो है अधिकतम सदस्य संख्या भी मैंने आपको बता दी, और वर्तमान 543 ये वर्तमान सदस्य संख्या है लोकसभा की, ठीक है। अब बात करते हैं चुनाव प्रणाली को लेकर, स्थायी, और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि लोकसभा अस्थायी है, राज्यसभा स्थायी है। यदि हम चुनाव प्रणाली की बात करें तो लोकसभा का जो चुनाव है, ठीक है, भारत में लोकसभा का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है। वहीं यदि आप राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है, जनता द्वारा सीधे नहीं होता, है ना। अगर आप देखेंगे कि दोनों की प्रणाली अलग अलग है। लोकसभा सीधे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से भरी जाती है। 543 जो हम सदस्यों की बात करें, वो सारे 543 सदस्य जो है वो जनता द्वारा चुने गए, उसमें कोई मनोनीत सदस्य नहीं है और कोई इनडायरेक्टली भी चुना नहीं जाता जनता द्वारा, क्योंकि लोकतंत्र है तो जनता की ही सरकार बनती है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार बनती है। दूसरी तरफ राज्यसभा का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, मैंने आपको बताया अभी। तो अगर हम चुनाव प्रणाली की बात करें तो लोकसभा की जो चुनाव प्रणाली है इसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट। अब आपको ये तो पता होगा कि लोकसभा के सदस्य सीधे चुने जाते हैं जनता द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, पर आपको ये नहीं पता होगा कि इस प्रणाली को क्या कहते हैं।
इस प्रणाली को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। अब लोकसभा में इसी तरीके से चुनाव होते हैं। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और ये जो प्रणाली है इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। कौन सी प्रणाली है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के नाम से ये अंग्रेजी में जानी जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा इस पे भी हम बात करेंगे कि भाई फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, पर यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लोकसभा की चुनाव की बात करें तो लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? पहली बात तो आपको पता है कि लोकसभा जो है 5 साल के लिए चुनी जाती है और 5 साल के बाद ये भंग कर दी जाती है। तो ये क्या करते हैं, जैसे पूरा ये भारत देश, तो भारत देश में कई राज्य हैं, जैसे इस समय 28 राज्य हैं। तो हर राज्य में जो लोकसभा की सीटें जनसंख्या के आधार पर बांट दी गई है। भाई जिसकी जितनी जनसंख्या उस राज्य की उतनी लोकसभा की सीट्स हो जाएगी। मतलब ज्यादा जनसंख्या होगी तो ज्यादा सीट होगी, कम होगी तो कम होगी। जैसे यूपी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है तो वहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट्स हैं। भारत में 80 सीट्स लोकसभा की हैं। कम जनसंख्या वालों में कम हो जाएगी। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या यूपी से कम है, यहाँ पे सीट्स भी कम है। 29 लोकसभा की सीट्स आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी। और फिर उस राज्य के अंदर भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है पूरे के पूरे राज्य को। मतलब एक कुछ जनसंख्या को मान लिया गया, उतनी जनसंख्या पर न्यूनतम एक सदस्य होना चाहिए, तो उतनी जनसंख्या पर एक एक सदस्य का निर्वाचन होता है। आपका जो एरिया होगा उसे एक संसदीय क्षेत्र कहते होंगे। वहां से एक व्यक्ति जो है लोकसभा के लिए चुना जाता होगा, जिसे हम सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहते हैं। ऐसे ही आपके राज्य में उतनी जनसंख्या से एक एक व्यक्ति चुन लिया जाता है। मतलब सारी की सारी सीट्स जो है उस राज्य की वो बराबर जो है वहां की जनसंख्या में बढ़ जाएगी। तो ये हो गया लोकसभा का मामला, ठीक है, चुनाव प्रणाली। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की। ये क्या है? दरअसल ये एक प्रणाली है जिसमें जितने भी लोग चुनाव में खड़े होते हैं, सबसे ज्यादा वोट पाने वाले व्यक्ति जो है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है, जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है। याद करिए, आपने बचपन में रेस की होगी, ठीक है, दौड़ में आपने भाग लिया होगा। तो ऐसे 10 लोग खड़े हैं लाइन के वहां पर, सीटी बजती है, वे दौड़ना शुरू करते हैं और जो व्यक्ति सबसे पहले उस रेस को पूरा करता है, सबसे पहले जो है वो टारगेट तक पहुंचता है, वो व्यक्ति विजेता होता है। वैसे ही मान लीजिए कि चुनाव में 15 लोग खड़े हुए हैं। इन 15 लोगों में सबसे ज्यादा वोट जिसको प्राप्त हो जाएंगे, अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसको कितने वोट मिले, उसको 50% वोट मिले कि 40%, 30%, डजंट मैटर। सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला विजेता घोषित होता है। इसी सिस्टम को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जैसे क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला टॉपर होता है। मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर जो व्यक्ति लाया 100 में से 40, ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर यही थे, 100 में से 40 नंबर, ये टॉपर है, आप सब जानते हैं। बाकी सब इससे नीचे हैं। अब लाने में या कहने में तो हम कह सकते हैं कि तो 40% मार्क्स लेके आए, बहुत कम है, पर वो टॉपर है। ऐसे ही ये सिस्टम काम करता है, ठीक है। आमतौर पर भारत में जहां भी प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो गया हो, विधानसभा का हो गया हो, है ना, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हो गए हो, पंचायत या नगर पालिकाओं के चुनाव हो गए हो, वो सारे प्रत्यक्ष चुनाव जो है वो इसी सिस्टम, इसी पद्धति से किए जाते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की प्रणाली की। तो राज्यसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चलता है। पहली बात ये कि राज्यसभा के सदस्यों को जनता नहीं चुनती, तो फिर कौन चुनता है? दरअसल राज्यसभा के सदस्यों को हमारे राज्यों की जनता के द्वारा, ठीक है, हर राज्य की जनता, ठीक है, अपने यहाँ पर एक विधानसभा होती है। हर राज्य में आपको पता है कि एक विधानसभा होती है। तो राज्यों की विधानसभा के सदस्यों को जनता सीधे चुनती है। तो उस राज्य की राज्यसभा की सीटों पर वही विधानसभा के सदस्य जो है वो चुनाव में भाग लेते हैं। मतलब सीधी सी बात, नहीं समझ में आया हो तो जो विधानसभा के
सदस्य हैं हर राज्य में, जिन्हें आप विधायक कहते हैं, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा उस राज्य की राज्यसभा की सीटों पर मतदान किया जाता है। मतलब हम सीधे तो नहीं चुनते, पर हम जिन्हें चुनते हैं वे जो है उन्हें चुनते हैं। अभी मान लीजिए कि यूपी में कितनी सीट्स हैं लोक विधानसभा की, तो लगभग 403 विधायक या विधानसभा की सीटें यूपी में हैं। और यूपी में 31 राज्यसभा की सीट्स है ना, राज्यसभा के 31 सदस्य यूपी से आते हैं। तो ये 31 सदस्यों को वहां के 403 विधायक चुनेंगे। ऐसे ही आपके राज्य, अगर आप यूपी में नहीं है किसी और राज्य में, तो जितने विधायक आपके राज्य में वे आपके यहाँ से राज्यसभा में सदस्य होंगे। ये तो तरीका हो गया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस 403 जो विधायक है, इसमें जिस पार्टी के जितने विधायक होंगे उस अनुपात में उस पार्टी को वहां राज्यसभा की सीट्स मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी पार्टी के 40 विधायक हैं, कितने हैं? 40 एमएलए हैं, मतलब 10%। तो ये मान के चलिए कि 31 में से 10% सीट्स जो है वो हो गई उस पार्टी की। 3 सीट वो आराम से निकाल जाएंगे क्योंकि उनके पास में 40 एमएलए हैं। आप मेरी बात समझ गए? तो इस तरीके से आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जिस अनुपात में जिसके पास सीट्स होती हैं, सदस्य होते हैं विधानसभा में, उसी अनुपात में उस राज्य की जो राज्यसभा सीट्स हैं वो दल जीत जाएंगे। तो इस तरीके से ये लोकसभा और राज्यसभा की चुनाव प्रणाली होगी। आपको बता दूं कि भारत में राज्यसभा की जो सीट्स हैं, मैंने आपको बताया था कि अभी 245 सदस्य हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि किस राज्य में कितनी सीट्स हैं, कहाँ लिखा है, कैसे पता चलेगा कि किस राज्य की कितनी सीट्स हैं, और दूसरा कि ये निर्धारित करने का, डिसाइड करने का आधार क्या है। हम कहें कि यूपी में 31 है, मध्य प्रदेश में 11 है, ये अंतर क्यों है? दोनों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो भारत के संविधान की जो 4थी अनुसूची है ना, आप सब जानते होंगे कि भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। जो 4थी अनुसूची है भारत के संविधान की, इस 4थी अनुसूची में पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्यों में किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीट्स हैं यहां दिया गया है। इसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा। 3 केंद्र शासित प्रदेश जो मैंने कहा, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, यहां भी राज्यसभा की सीट्स है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो 4थी अनुसूची में भारत में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया। समझ में आ गया आपको? इसके बाद आधार क्या है? आधार है जनसंख्या। दरअसल भारत में जनसंख्या को आधार बनाया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है वहां आपको राज्यसभा की सीट्स भी ज्यादा मिलेगी, कम है वहां कम भी मिलेगी। ऐसा हमेशा नहीं होता, हर जगह नहीं होता। यदि आप यही चीज अमेरिका में चले जाएं, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी हमारी संसद की तरह 2 ही सदन है। वहां भी उच्च सदन है जिसे सीनेट कहते हैं, हम लोग जिसे राज्यसभा कहते हैं वे लोग सीनेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वहां राज्यों की जो संख्या है वो है 50। ठीक है, टोटल यूनाइटेड स्टेट्स में कितने स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं। ये सभी को साथ में मिला के संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। इन 50 राज्यों में हर राज्य को वहां के उच्च सदन में 2-2 सीट्स दी गई। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 50 राज्यों की जनसंख्या बराबर होगी इसलिए ऐसा किया, नहीं। किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की बहुत कम भी है, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया है। हर राज्य के 2-2 सीट्स है, तो टोटल वहां के राज्यसभा या सीनेट में 100 सीट्स है। भारत में ऐसा नहीं किया गया, हमने जनसंख्या को आधार बनाया है, इसीलिए भारत में राज्यसभा के आपको अलग अलग राज्यों में जो सीट्स हैं वो बराबर नहीं मिलेगी, समान नहीं मिलेगी। आप समझ गए होंगे अभी तक। अब बात करते हैं, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। अब बात करते हैं दोनों सदनों की अवधि, कितने अवधि होती है। तो आप सबको पता है कि अभी मैंने आपसे कहा कि राज्यसभा जो है वो स्थायी है, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती।
कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वे गलती करें। गलती क्या है कि भाई राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और वो जो है उसको सही लगा देते हैं कि हाँ राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। दरअसल राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। स्थायी का मतलब क्या है? स्थायी का मतलब यही है कि इसका टेन्योर नहीं होगा, ठीक है, ये हमेशा चलता रहता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है। जो कार्यकाल है 6 वर्ष वो राज्यसभा के सदस्यों का है। किसका है? हर एक सदस्य जो राज्यसभा के लिए चुना जाता है वो 6 वर्ष तक उस पद पर रहता है। तो इस तरीके से एक चीज अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा का नहीं। अब एक और गलती यहां पर करते हैं, संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यसभा जो है उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, ये भी गलत है। भारत के संविधान में ऐसा नहीं लिखा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, ये संसद पर छोड़ दिया गया। संसद तय करे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। इसी आधार पर संसद ने जो है तय किया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। अब बात करते हैं कि वो कैसे होता है। जब स्थायी है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट या स्थायी सदन है और दूसरी तरफ सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो फिर ये कैसे मैनेज होता है ये भी बता देता हूं। दरअसल राज्यसभा के सारे 245 सदस्य जो मैंने आपको बताए हैं वो एक साथ रिटायर नहीं होते, जैसे लोकसभा में होता ना, ऐसे तो भंग हो जाएगी। 245 सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। दरअसल 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद, ठीक है, हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होंगे और उनकी जगह 1/3 नए आ जाएंगे। जैसे 245, 245 का जो 1/3 है, 1/3, वो रिटायर होगा, फिर उनकी जगह नए आ जाएंगे। फिर 2 साल के बाद फिर 1/3 रिटायर होंगे, फिर उनकी जगह नए आ जाएंगे, फिर 1/3 रिटायर होंगे, फिर नए आ जाएंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कभी भी एक साथ सारे सदस्य रिटायर नहीं होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। अब ये कैसे होता है ये भी बता देता हूं, समझो, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है सारी चीजों को। जैसे मान लीजिए कि अभी चल रहा है 2025, तो हम 24 को ले लेते हैं। 2024 में कोई सदस्य बनेगा तो वो रिटायर होगा 2030 में। आप समझ गए? 2030 में 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर आप सोचेंगे कि 2026 में कौन रिटायर होगा, तो 2026 में वो रिटायर होगा जो 2018 में बना था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2020 में बना था। 26 में कौन रिटायर होगा? जो 20 में बना था। 2028 में कौन रिटायर होगा? जो 2022 में बना था। इसके 6 साल पूरे हो जाएंगे। फिर 24 वाला 30 में हो जाएगा, 26 वाला 32 में हो जाएगा, 28 वाला 34 में हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे आई थिंक कि कैसे वो 6 साल वाला मैनेज किया जाता है। हर 2 साल के बाद कुछ जाएंगे, कुछ नए आ जाएंगे। 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। ये बात भी ध्यान रखिए कि एक साथ राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत नहीं करते, उसमें भी ऐसे ही चलता है। आप 4-4 कर लीजिए, 4 करेंगे, फिर 2 साल बाद 4 करेंगे, फिर 4 करेंगे, इनकी जगह नए 4 आएंगे, इनकी जगह भी और इनकी जगह भी। ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन यहाँ से कई बच्चों का मेरे पास आता है और वो आना भी चाहिए कि चलिए आज वर्तमान में तो ये रोटेशन जो हो रहा है वो समझ में आ जाएगा, पर जब पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ होगा तब क्या हुआ? सोचने वाली बात है, लॉजिक तो लगाना चाहिए। पहली राज्यसभा का गठन हुआ 1952 में। कब हुआ? 1952 में। तो 1952 में एक साथ मान लीजिए हम 245 से ले लेते, चलिए अभी एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है। 245 सदस्य आपने एक साथ जो है भर्ती कर लिए 1952 में। अब ये सारे जो है इन सब का कार्यकाल पूरा होगा 1958 में, है ना, 6 साल के बाद। तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि आप एक साथ सबको रिटायर करेंगे फिर एक साथ लेंगे, तो फिर वो रोटेशन जो 2-2 साल वाला है वो कैसे आएगा? उसके लिए क्या किया था, ये तय किया गया था कि एक लॉटरी सिस्टम होगा, ठीक है, लॉटरी व्यवस्था होगी। और 1952 के बाद 1954 में
लॉटरी सिस्टम से 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया। आप कह सकते हैं कि बहुत नाइंसाफी है, सिर्फ 2 साल के बाद रिटायर कर दिया। बिल्कुल कर दिया, क्योंकि पहली बार ये करना साइकिल चलाने के लिए जरूरी था। तो 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए, 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया गया, उनकी जगह नए आ गए। फिर 1956 में फिर 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया, उनकी जगह नए आ गए। तो इस तरीके से बहुत किस्मत वाले बचे हुए 1/3 थे जिन्होंने अपना पूरा 6 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया। समझ में आ गया आपको? बस उसके बाद तो फिर सबका अपना अपना रोटेशन बन गया और इस तरह से राज्यसभा में जो है सदस्यों का चुनाव आज तक चलता आ रहा है। रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा की जो अवधि है, लोकसभा आमतौर पर लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, लोकसभा स्थायी नहीं है। पूरी लोकसभा एक साथ भंग होती है और फिर से एक साथ पूरी लोकसभा का चुनाव होता है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा के लिए फिक्स किया गया है। हालांकि कुछ असाधारण परिस्थिति, जैसे आपात, अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाए, जिसे आप नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, तो राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल बढ़ाया जा सकता है, पर वो बहुत रेयर है। और इसके बाद अगर आपातकाल चल रहा हो तो फिर 1 साल बढ़ाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। पर आमतौर पर लोकसभा 5 साल से ज्यादा नहीं चलती। हाँ, 5 साल से पहले भंग हो सकती है। क्या लोकसभा को 5 साल के पहले भी भंग किया जा सकता है? तो आंसर है हाँ। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भी भंग कर सकते हैं, परंतु ऐसा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद यदि भारत के राष्ट्रपति को ऐसी सलाह दे कि आप 5 साल के पहले लोकसभा को भंग कर दें, तो वो कर देंगे। ये भी ऐसा कभी कभी हुआ है, पर आमतौर पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये स्थायी सदन नहीं है। तो आपको अवधि समझ में आ गई होगी। राज्यसभा की कोई अवधि नहीं होती है। इसके सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो वो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा की भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अवधि जैसे मैंने कि आपसे कहा कि संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई पदावधि निर्धारित नहीं की है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि जो 6 साल का कार्यकाल है वो संविधान में लिखा है, तो ऐसा नहीं है। वो राज्यसभा जो है ऐसा कहीं लिखा नहीं है, वो संसद के ऊपर छोड़ दिया गया था। संसद ने एक कानून पारित किया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, और उसमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, लोकसभा की अवधि बता चुका हूं मैं आपको 5 साल। आपातकाल का भी आपसे जिक्र कर चुका हूं कि भाई हम देख चुके हैं कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल, जो आप आगे पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद 352 में, यदि भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं और ऐसे में अगर लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए 5 साल का, तो नए चुनाव उस समय तो आप नहीं कराना चाहेंगे कि देश युद्ध लड़ रहा है किसी देश के साथ, हमारे ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया है या हमारे यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आ चुकी है, ऐसे में तो चुनाव नहीं होंगे। तो फिर लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे अर्हताएं। अर्हताएं का मतलब होता है क्वालिफिकेशन, योग्यता। बहुत सारे लोग सांसद बनना चाहते हैं, आप में से भी कई लोग होंगे, है ना, जो सांसद बनना चाहते होंगे। बल्कि आजकल जिस तरीके से माहौल चल रहा है ना, नेता बनना एक अच्छा माना जा रहा है, फ्यूचर सेट हो जाता है। ऐसा मान दे कि एक बार कोई व्यक्ति MP MLA बन जाए तो बड़ी मारामारी है, टिकट नहीं मिलता और फिर उसके लिए बहुत सारे और भी प्रपंच करने पड़ते हैं। तो कौन बन सकता है ना? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन व्यक्ति राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य है। यदि हम संविधान की बात करें तो भारत का संविधान ये प्रावधान करता है कि नागरिकता होना आपके पास जरूरी है। ये नागरिकों का विशेष अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो फिर वो संसद का सदस्य भारत में नहीं बन सकता, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। तो नागरिक होना तो पहली शर्त है। और वैसे भी आपको पता है कि
इस तरीके के संवैधानिक पदों पर जाने के लिए नागरिक आपको होना ही पड़ेगा। आप कोई विदेशी होकर इन पदों पर, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, विधायक हो, सांसद हो, तो बिना भारतीय हुए काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ यदि आप राज्यसभा के सदस्य होने की इच्छा रखते हैं तो एक एज फैक्टर भी है, कम से कम 30 वर्ष की आयु चाहिए। 30 साल से यदि आप छोटे हैं तो आप राज्यसभा में सदस्यता के योग्य नहीं माने जाएंगे। यदि आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो इसकी 25 वर्ष की आयु है, कम से कम 25 साल आपको होना पड़ेगा, इसके बिना जो है आप लोकसभा के सदस्य भी नहीं बन सकते। तो इस तरह से संविधान ने योग्यताएं जो है कुछ रखी हैं, उसके अलावा भी योग्यताएं जो है वो होनी चाहिए। जैसे संसद ने एक कानून बनाया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार क्या क्या योग्यताएं जो है एक संसद सदस्य के लिए होनी चाहिए। यदि बात करें तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति, ठीक है, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ये काम हालांकि अब लोकसभा के लिए ही रहा है, राज्यसभा के लिए खत्म कर दिया गया। मतलब यदि आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप जहां से भी लड़ रहे हैं उस राज्य में आप एक पंजीकृत मतदाता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका नाम यूपी की मतदाता सूची में है, वहां आप एज ए वोटर जो है रजिस्टर्ड है और आप एमपी में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि राज्यसभा के लिए ऐसा अब किया जा सकता है, राज्यसभा के लिए यह अनिवार्यता नहीं है। दूसरा, आरक्षित सीट पर यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे आपको पता है कि भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को आरक्षण दिया गया है, ठीक है, तो यदि आप आरक्षित सीटों पर 84 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित है। हालांकि ये प्रावधान स्थायी नहीं है। आप सब जानते हैं कि संविधान जब बना था तो 10 वर्ष के लिए ये प्रावधान किया गया था, परंतु हर बार हमने इसको 10-10 वर्ष करके आगे बढ़ाया है। लास्ट टाइम जब 104वां संविधान संशोधन पारित हुआ था तो इसे 2019 में पारित किया था, 2030 तक, अभी 2030 तक बढ़ा दिया गया। वो तो आगे भी बढ़ेगा, हम सब जानते हैं। तो यदि आप किसी आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको उस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में उस जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। हालांकि अनारक्षित सीटों पर भी ये लोग लड़ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ये हो गई क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आप समझ गए होंगे कि यदि हम भारत के संसद के सदस्य बनने की कामना रखते हैं तो हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अयोग्यताएं, भाई अगर आप कोई इनमें से एक अयोग्यता पर हो तो फिर आप नहीं सदस्य बन सकते संसद के। पहला कि आप किसी लाभ के पद पर हो, ठीक है, या आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसे कहते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आप किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। लाभ का पद वो होता है जिसमें आमतौर पर आप सरकार के लिए काम करते हो और सरकार से कुछ जो है पारिश्रमिक या कुछ इस प्रकार का जो है सैलरी वगैरह, वेतन वगैरह प्राप्त करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। हालांकि मंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब लाभ के पद में नहीं आते, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। विकृत चित्त, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका दिमाग जो है वो विकृत है ना, मानसिक रूप से, कहते हैं ना मेंटली डिस्टर्ब्ड कोई व्यक्ति हो, पागल हो, और अगर इस प्रकार से जो है न्यायपालिका ने घोषणा कर रखी हो कि ये इस लायक नहीं है, ठीक है, घोषित दिवालिया हो, या वो भारत का नागरिक नहीं हो, जो कि मैंने आपको बताया नागरिकता जो है उसने छोड़ दी हो, या इस प्रकार से कुछ हो, तो वो भी नहीं हो सकता। या फिर कोई संसद के द्वारा बनाए गए कानून से उसको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ और भी, ठीक है, अयोग्यताएं जिनको अगर आप रखते हैं तो आप संसद के सदस्य नहीं बन सकते। जैसे आप किसी चुनाव अपराध या चुनाव में भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए हो, 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा आपको हो गई हो। यदि किसी अपराध में किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो जाए तो फिर वो जो है चुनाव नहीं लड़ सकता, वो योग्य नहीं रहेगा। निर्धारित समय के अंदर अगर आपने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया हो, सरकारी ठेका या काम या सेवाओं में आप हो,
निगम में लाभ के पद पर हो, ऐसा कुछ हो, या दल बदल का। अगर कोई व्यक्ति, आपको पता है भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल से जुड़ी, अगर आप दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराए गए हो या दल बदल कानून आपके ऊपर लागू हुआ हो, उसके तहत आपको अयोग्य ठहराया गया हो, तो आप सदस्य नहीं बन सकते। ठीक है, ये कुछ संसद के सदस्यों के लिए योग्यता और अयोग्यता है जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं संसद के सदस्यों का स्थान कैसे रिक्त हो सकता है। ये तो भाई भर्ती की बात हो गई कि कैसे हम एंट्री ले सकते हैं, एग्जिट कैसे हो सकता है, कि कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता से कैसे जा सकता है। तो यदि बात करें सबसे पहले दोहरी सदस्यता, हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान है कि एक व्यक्ति एक साथ दो हाथों में लड्डू नहीं रख सकता। क्या मतलब है इसका, समझो। यदि कोई व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य एक साथ चुन लिया जाए, मतलब उसको राज्यसभा का सदस्य भी चुन लिया गया, लोकसभा का सदस्य भी, दोनों जगह भाई सामने वाला भाग्य आजमाता है। कई बार उसे लगता है कि कभी एक जगह ना हो तो दूसरी जगह हो जाए। जैसे हम होता ना कि एक साथ दो दो एग्जाम दे दी, यूपीएससी का एग्जाम भी दे दिया, स्टेट पीएससी का भी दे दिया। भाई यूपीएससी का एग्जाम निकले तो निकले, ना निकले ना निकले, तो कम से कम स्टेट पीएससी का तो निकल जाएगा, वहां जॉब मिल जाएगी, या और भी 10 एग्जाम की जो है फॉर्म भर दिए। ऐसे में तो अगर कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य चुन लिया जाए, तो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि वो तो फिर उसके तो मजे ही मजे, दोनों तरफ से जो है वो सैलरी ले लेगा दोनों तरफ का, तो वैसा नहीं चलता। एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं हुआ जा सकता। इस परिस्थिति में क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में एक साथ चुन लिया जाए तो उसे 10 दिन का समय दिया जाता है। 10 दिन के अंदर जो है तय कर ले कि कहां जाना है। आप समझ रहे मेरी बात, 10 दिन में तय कर ले कि लोकसभा में रहना है कि राज्यसभा में रहना है। कर लेगा तो ठीक है, यदि नहीं किया तो उसकी राज्यसभा की सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, फिर वो लोकसभा का सदस्य हो जाए। यदि कोई व्यक्ति एक सदन का सदस्य हो और दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाए, चलिए पहले से ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था एक में, दूसरे में और चुन लिया गया, तो फिर उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे किस में रहना है। यदि नहीं करता है तो पहला सदन की सदस्यता चली जाएगी, ठीक है, दूसरे में फिर वो माना जाए। कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुन लिया जाए, जैसे लोकसभा में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति 2 जगह से खड़ा हो, दोनों जगह से जीत गया। ऐसे में आपको समय दिया जाएगा कि आप दोनों में से तय करिए कि आपको कहाँ रहना है, नहीं तो आपकी दोनों सीटें खाली हो जाएगी, फिर कहीं के भी नहीं रहोगे। समझ रहे हो, मतलब दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम वाली स्थिति हो जाएगी कि अगर आपने 2 जगह से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से आप जीत गए तो आपने एक सीट को खाली छोड़ देना है। भारत में हालांकि इस चीज को कई लोग आलोचना भी करते हैं कि एक व्यक्ति को 2 सीट से क्यों खड़े होने दिया जाए। भाई कई बार ऐसा होता है कि वो दोनों जगह से जीत जाता है, ऐसे में 2 जगह से तो रहेगा नहीं, एक तो खाली करनी पड़ेगी। अब उस व्यक्ति की वजह से उस सीट पर फिर से चुनाव होंगे, मतलब एक बार पैसा खर्च हुआ और फिर से जो है पैसा खर्च होगा उस सीट पर चुनाव करवाने के लिए, फिर उपचुनाव होंगे। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कई लोग इसको लेकर बड़े आक्रामक भी हैं। चलो खैर हम अभी उसको छोड़ दें। दोनों सीटों पर अगर आप चुन लिए जाएंगे तो एक सीट को आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दोनों सीट चली जाएगी। इसके साथ कोई व्यक्ति अगर एक ही समय पर एमएलए और एमपी दोनों बन जाए, ये भी नहीं हो सकता। संसद और विधानसभा का सदस्य एक साथ नहीं रहा जा सकता। ऐसा कोई व्यक्ति जो एक साथ में जो है संसद का सदस्य भी बन गया है और विधानमंडल का भी बन गया है, तो 14 दिन का समय होता है तय करने के लिए। डिसाइड कर लो कि तुम्हें एमपी रहना है कि एमएलए रहना है, नहीं तो फिर संसद वाली जो है सीट चली जाएगी। समझ में आ गया। इस तरीके से संसद की सदस्यता में पहला तरीका स्थानों के रिक्त होने का, दोहरी सदस्यता कि 2 जगह से आप नहीं हो सकते। फिर कोई व्यक्ति संविधान में दी गई अयोग्यता से ग्रस्त पाया जाता, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि भाई 25 साल का अभी हुआ नहीं, 22 साल का है और लोकसभा का चुनाव लड़ लिया झूठ मूठ बोल के 25 साल का बोल के, या 30 साल का नहीं है राज्यसभा का चुनाव जीत गया। पद त्याग, किसी भी समय यदि कोई व्यक्ति अपना पद छोड़ना चाहे, वो तो अपना ऐच्छिक कार्य, हालांकि लोग ऐसा करते नहीं पर कई बार मजबूरी में करते हैं,
तो यदि आप अपना पद छोड़ना चाहें तो पीठासीन अधिकारी को इस्तीफा दे दीजिए, आपका पद जो है छोड़ दीजिए। अनुपस्थिति, एक और नियम है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 60 दिनों तक, ठीक है, लगातार 60 दिनों तक सदन की बैठकों से बिना सूचना के, कोई जरूरी काम हो, समझ में आता है, बिना सूचना के अगर वो अनुपस्थित है तो उसको जो है सदन से निकाल दिया जाएगा, सीट खाली हो जाएगी उसकी। ऐसा भी होता है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये कैसा नियम है। स्कूल में जैसे आपने देखा होगा कि जब हम पढ़ते ना तो 75% अटेंडेंस जो है वो मस्ट होती थी। इतना तो आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा, आपकी इच्छा हो या ना हो। तो वैसे ही हमारे माननीयों के साथ भी है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर आप गायब रहेंगे, आपको लगेगा कि ठीक है हो गया, बन गया सदस्य, एक बार जीवन कट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो 60 दिनों तक जो है आप अगर लगातार बिना सूचना के गायब रहे तो फिर आपकी सीट जो है वो जाएगी, आपकी सदस्यता जा सकती है। एक और तरीका ये भी है। अब बात करते शपथ या प्रतिज्ञा। दोनों सदनों के सदस्यों को शपथ लेना जरूरी है। निर्वाचित होने के बाद बिना शपथ लिए तुम बैठकों में भाग ही नहीं ले सकते, मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते। आमतौर पर भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के सामने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को जो है शपथ लेनी होती है। यदि कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए, उसे पता है कि उसे शपथ नहीं ली है, फिर भी जो है वो संसद की सदनों की बैठकों में भाग ले रहा है, कार्यवाहियों में भाग ले रहा है, तो 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लिया जाता है। 15 दिन तक बिना शपथ लिए बैठकों में भाग ले रहा है, कार्यवाहियों में भाग ले रहा है, मतदान कर रहा है, फलाना सब कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि लगभग जो है कितना 7,500 रुपये का फाइन लग जाएगा। 30 दिन हो गए तो 15,000 का फाइन हो गया। तो आपको शपथ लेना तो जरूरी है, बिना शपथ के तुम अधिकारी नहीं हो। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे संसद के पीठासीन अधिकारियों की। दोनों ही सदनों के पीठासीन अधिकारी होते हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। जहां राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, जिन्हें आप चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन कहते हैं, और उनके साथ एक सभापतियों की तालिका भी होती है, रिजर्व में रखे जाते हैं कुछ लोग। वैसे ही लोकसभा में भी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष से स्पीकर कहते हैं, और उपाध्यक्ष जिन्हें डेप्यूटी स्पीकर कहते हैं। तो वैसे ही आपके दोनों सदनों में, है ना, हमारे पास में पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिन्हें आप कहते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में होते हैं सभापति, ठीक है, और उपसभापति, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। लोकसभा में होता है अध्यक्ष, स्पीकर जिन्हें आप कहते हैं, और उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर जिन्हें आप कहते हैं। ये पीठासीन अधिकारी है। इनके अलावा दोनों ही सदनों में कुछ लोगों का पैनल होता है जो इनके अनुपस्थिति में जो है कभी ना आए, दोनों ही ना आए, तो बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा की, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष की। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 है ना, 93 में आपको मिलेगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से जुड़े हुए प्रावधान। ऐसा कहा गया है, मतलब उसके अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि लोकसभा का जैसे ही निर्वाचन होगा तो यथाशीघ्र जो है लोकसभा अध्यक्ष को चुनेगी, है ना। लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष, राष्ट्रपति के द्वारा तय की गई, राष्ट्रपति तय करते हैं उस तारीख को, लोकसभा जो है अपने ही सदस्यों में से, जैसे 543 सदस्य हैं, तो ये 543 सदस्यों में से एक व्यक्ति को जो है क्या चुना जाएगा, अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा कहलाता है। बड़ा पावरफुल व्यक्ति होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है भाई। स्पीकर लोकसभा जो होता है ना, आमतौर पर वैसे तो उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष रहेगा, और होना भी चाहिए, पर आपको पता है कि कई बार जो है वो पार्टी का सदस्य होता है तो अपनी पार्टी के प्रति कुछ निष्ठाएं होती है, तो इसलिए वो पार्टी लाइन पर काम करता हुआ दिखाई देता है। परंतु अध्यक्ष जो होता है उसका पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं। ब्रिटेन में ये व्यवस्था है कि जो व्यक्ति वहाँ की जो लोकसभा है, जो उनका हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, निचला सदन,
जो वहां का सदस्य अध्यक्ष बनेगा तो उसे अपनी पार्टी छोड़नी पड़ती है ताकि आप निष्पक्ष रहें। भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो आप समझ गए होंगे लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। क्या करता है? यदि हम बात करें लोकसभा के अध्यक्ष की, निर्वाचन आपको मैंने बता ही दिया, निर्वाचन जो है वो लोकसभा के सदस्यों में से हुआ। पदावधि की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष, जब लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर चुना जाता है वहां से लेकर ये लोकसभा के पूरे 5 साल और अगली लोकसभा का जो गठन होगा उसके बाद उसकी पहली बैठक के पहले तक वो पद पर रहता है। मतलब लोकसभा भंग होने के साथ ही अध्यक्ष का पद समाप्त नहीं होता, अध्यक्ष का पद अगली लोकसभा के गठन तक रहता है, बस वो पहली बैठक के पहले अपना पद छोड़ देता है। तो पदावधि इतनी रहती है। हालांकि बीच में अगर चाहे तो कभी भी अपना पद छोड़ सकता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप के किसी भी समय पद छोड़ सकता है। इसके अलावा उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हटा नहीं सकते। अगर कोई लोकसभा का अध्यक्ष बहुत ज्यादा पक्षपात करने लग जाए, भेदभाव करने लग जाए या कोई असंवैधानिक काम करने लग जाए जिसकी उससे उम्मीद नहीं की जाती, तो लोकसभा के सदस्य जो है उन्हें पद से हटा भी सकते हैं। हटाने का तरीका सीधा है कि लोकसभा के सदस्य जो है उनके वास्तविक बहुमत से, वास्तविक बहुमत क्या होता है वो भी बता देता हूं। जितने टोटल सदस्य हैं उसमें से खाली सीट्स को हटा दो। जैसे 543 लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है, मान लो कि 5 सीट खाली हो गई चुनाव के बाद, किसी ने जैसे इस्तीफा दे दिया, किसी की मृत्यु हो गई, कुल मिला के 540 सीट बची है। तो इसका आधे से ज्यादा कितना हो जाएगा? 271। ठीक है, ये हो गया लोकसभा का उस समय का वास्तविक बहुमत। इसे प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी भी कहते हैं। तो इस बहुमत से यदि लोकसभा के सदस्य प्रस्ताव पारित कर दे तो अध्यक्ष को पद से हटाया भी जा सकता है। आगे समझ में? हालांकि इसके लिए आपको कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। भाई ऐसे थोड़ी कि नया जो है सुबह सुबह बढ़िया तैयार होके अध्यक्ष गाड़ी में बैठ के आया, खुश एकदम, आगे जैसे ही जो है लोकसभा में एंटर किया, पता चला कि आज जो है मुझे हटाने वाले। अटैक आ सकता है, किसी को भी शौक लग सकता है ना। अचानक से इतना बड़ा दुखों का पहाड़ जो है बहुत कम लोग झेल पाते। तो यदि ऐसा कुछ है तो आपको 14 दिन पहले उन्हें सूचना देनी होगी कम से कम, कि हम जो है आज से 14 दिन 15 दिन बाद आपको जो है हटाने का प्रस्ताव लाएंगे। थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाए इंसान और अपनी रक्षा के लिए, बचाव के लिए कुछ व्यवस्था कर पाए। तो पदावधि ये तरीका है हटाने का, आप समझ गए होंगे। बहुमत भी आपको समझ में आ गया होगा, 14 दिन की पूर्व सूचना भी आ गई होगी। अब ऐसे में कई सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि अगर अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया जाए तो क्या तब भी वो वहां पर ऊपर पीठ पर बैठेगा, चेयर पर बैठेगा, स्पीकर बन के रहेगा? नहीं, इसका जवाब है नो। यदि अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, लाया गया है, तो जब तक वो प्रस्ताव का पूरा मामला जो है नहीं सुलझ जाता, जब तक पूरा नहीं होता, तब तक अध्यक्ष वहां ऊपर नहीं बैठ सकता, वो बाकी सदस्यों की तरह नीचे ही बैठेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, क्या वो मत दे सकता है? तो यदि अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रस्ताव लाया गया है तो उस पर वो मत देगा, उसे पूरा अधिकार है, उसका भी मत लिया जाएगा। लेकिन अगर मत बराबर हो जाए कि आधे लोगों ने बोला कि हटा दो और आधे लोगों ने कि नहीं हटाना, तो उसका मत कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे से प्रावधान है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। अब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का पूरा मामला आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अध्यक्ष की भूमिका, शक्ति और कार्य की बात, तो भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है और संसदीय प्रणाली की सरकार का मतलब है कि लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है और लोकसभा का वो अध्यक्ष है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना पावरफुल होगा और उसका पद कितना महत्वपूर्ण होगा। अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। आपको पता है, तो एक साधारण सी बात है कि वो अध्यक्ष है तो उसका मेन काम तो वही है। पर उसके अलावा भी लोकसभा का अध्यक्ष बड़ा पावरफुल होता है। कैसे? यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो
राज्यसभा लोकसभा की, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके अतिरिक्त कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अगर किसी विधेयक के ऊपर ऐसा लिख दे कि ये मनी बिल है, धन विधेयक है, तो फिर कोई नहीं काट, न्यायालय भी, सुप्रीम कोर्ट भी उसको बदल नहीं सकता। वो अंतिम निर्णय है उसका वो तय करेगा कि कोई भी धन विधेयक है कि नहीं है। ये तो हो गई कुछ दोनों सदनों के सामने। और भी कई शक्तियां हैं अध्यक्ष के पास, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो लोकसभा की समितियों के सभी सभापतियों की नियुक्ति करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। यदि किसी लोकसभा के सदस्य के ऊपर 10वीं अनुसूची का मामला है, दल बदल कानून का कोई मामला है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो निर्णय लेता है, इसमें राष्ट्रपति नहीं लेते। लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा कि संबंधित सदस्य जो है वो दल बदल के आधार पर योग्य है या अयोग्य है, हटाना चाहिए कि नहीं हटाना है, दोषी है कि नहीं है। हालांकि इसको न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है, परंतु उसका निर्णय अंतिम होगा। इज दैट क्लियर? तो ये हो गई लोकसभा के अध्यक्ष की, ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात? इसमें एक बात और गौर करने लायक है कि यदि कोई ऐसा विधेयक है जिस पर सदन में मत बराबर हो जाए, है ना, जैसे मान लीजिए किसी विधेयक पर लोकसभा में आधे सदस्य उसे पास करने के प्रस्ताव के पक्ष में मत दे रहे हैं, आधे सदस्य उसको जो है प्रस्ताव के विपक्ष में मत दे रहे हैं, तो ऐसे में उस विधेयक की नैया स्पीकर लोकसभा पारित जो है पार लगा सकते हैं। मतलब वो एक निर्णायक मत देते हैं, पहले नहीं देते किसी भी विधेयक पर, आमतौर पर वो पहले मत नहीं देते, परंतु मत यदि बराबर हो जाए तो निर्णायक मत जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है, और ऐसे में वो उस विधेयक को जो है पार लगा सकते हैं, मतलब या तो इधर या उधर। हालांकि अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि यदि उन्हें हटाने का कोई प्रस्ताव है तो उस समय वो पहले ही मत दे देंगे, और अगर वो प्रस्ताव वो नहीं है हटाने वाला और वो विधेयक जो है किसी दूसरे विधेयक से संबंधित है, और ऐसे में वो जो है पहली बार में मत नहीं देते, मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देते। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो काफी महत्वपूर्ण पद है, काफी शक्तियां रखते हैं, और ये शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष को 3 स्रोतों से प्राप्त होती। पहला, भारत का संविधान, ऑफ कोर्स भारत के संविधान से उन्हें सारी शक्तियां दी गई है। दूसरा, लोकसभा की जो प्रक्रिया, कार्य संचालन के जो नियम है वे, और तीसरा, संसदीय परंपरा जो भारत में चली आ रही है। तो इस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका, शक्ति और कार्य आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष की। भाई अध्यक्ष के साथ साथ लोकसभा एक उपाध्यक्ष को भी चुनती है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश अध्यक्ष जो है वो अनुपस्थित रहते हैं, है ना, किसी कारण से छुट्टी पर है या किसी और कारण से वो पद पर नहीं बैठे हुए, तो ऐसे में कोई व्यक्ति तो चाहिए। तो लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर जो है वो चुनती है। लोकसभा उपाध्यक्ष वैसे तो आम सदस्य की तरह, परंतु यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उनकी जगह लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है वो सदन की अध्यक्षता करते हैं। ऐसी स्थिति में उनके पास वो सारी पावर्स होती हैं जो अध्यक्ष के पास होती हैं। वे भी पहली बार में मत नहीं देते, मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देते हैं, ठीक है। सदन की कार्यवाही का संचालन, सारी चीजें वो सब वैसा का वैसा ही है। उसके साथ लोकसभा के उपाध्यक्ष को यदि पद से हटाना हो तो वही प्रक्रिया है जो अध्यक्ष के पद के लिए, मतलब 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, फिर उसके बाद वास्तविक बहुमत आपको कम से कम चाहिए, और तब आप लोकसभा के उपाध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इस तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष दोनों महत्वपूर्ण पद हैं, आप समझ गए होंगे। इसके साथ एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष किसी भी समिति का सदस्य है तो वह उसका उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष बन जाएगा, है ना। मतलब लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर किसी समिति में शामिल हो जाए तो वो अध्यक्ष ही होगा और कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता। दोनों सदनों की यदि संयुक्त बैठक बुलाई जाए, अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, यदि वो अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता को लेकर क्या प्रावधान है।
पहले स्पीकर लोकसभा वो नहीं है तो उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा का वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता क्योंकि वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इस तरह से लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी प्रावधान है। इसके साथ एक पद और है सामयिक अध्यक्ष, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर या इससे जुड़े हुए प्रावधान भी आपको पता होना चाहिए। तो जब लोकसभा का गठन होता है, जब नई नई लोकसभा का गठन होता है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो पुराना अध्यक्ष है वो पहली बैठक के पहले तक पद पर रहता है। तो मतलब पहली बैठक में पुराना अध्यक्ष नहीं होगा। तो पहली बैठक में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? सोचिए, जब पुराना अध्यक्ष भी नहीं है, नया अभी चुना नहीं गया है, तो ऐसे में भारत में ये प्रावधान है कि एक अस्थायी अध्यक्ष जो है लोकसभा को दिया जाता है। दरअसल प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो दो चीजों के लिए बनाया जाता है, दो कारणों से बनाया जाता है। इनके दो मुख्य काम है। पहला, जो लोकसभा का गठन हुआ है, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, जितने भी सदस्यों का निर्वाचन हुआ है सभी को शपथ दिलाना, और स्थायी अध्यक्ष जो है लोकसभा का स्पीकर, उनका चुनाव करना। अब आप सोचेंगे प्रोटेम स्पीकर कौन बनेगा? तो प्रोटेम स्पीकर बनता है जो भी उस लोकसभा के सदस्यों में सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है। 543 सदस्यों में से जो सदस्य सबसे ज्यादा वरिष्ठ होगा उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति स्पीकर प्रोटेम के तौर पर नियुक्त करते हैं। दो काम करेगा जो मैंने आपको बताया। पहला, बैठक की अध्यक्षता करेगा, पहली सदस्य को शपथ दिलाना है, और दूसरा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाना। जैसे ही लोकसभा अपना अध्यक्ष चुनेगी, प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर आपको कभी नहीं दिखेगा। अब आपको मैंने बताया लोकसभा का अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष भी होता है। अगर दोनों ही ना हो, किसी कारण से दोनों छुट्टी पर हो, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कुछ लोगों का पैनल पहले से बना के रखता है, उनमें से कोई व्यक्ति जो है अध्यक्षता लोकसभा की करेगा। अब चलते हैं आगे राज्यसभा की तरफ। तो राज्यसभा में एक सभापति है, एक उपसभापति है। यहाँ राज्यसभा को अपने सभापति को चुनने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सबको पता है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो राज्यसभा को अपना सभापति नहीं चुनना पड़ता, वो राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करना, कार्यवाही का संचालन करना, वो सब करते हैं। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल नहीं होता, उपराष्ट्रपति के तौर पर वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो 5 साल तक जब तक वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति रहेगा तब तक वो राज्यसभा का सभापति रहेगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बीच में बताना भूल गया, तो भारत में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से जुड़ी हुई आपको पता होनी चाहिए कि पहली बार ये पद जो है ना 1919 के अधिनियम के तहत ही बने थे। 1921 में पहली बार भारत में जो है लोकसभा जो थी उस समय की, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई। उससे पहले तक जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वही जो है अध्यक्ष हुआ करता था विधान परिषद का, केंद्रीय विधान परिषद का वही अध्यक्ष होता था। पहले भारतीय जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो संविधान सभा के पहली बैठक जब हुई थी तो इस अस्थायी जो है अध्यक्ष चुने गए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है पहले भारतीय थे जो कि लोकसभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे, पहले भारतीय। और पहले भारतीय जो कि उस समय की लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे वो थे विट्ठल भाई पटेल, जो वल्लभ भाई पटेल के भाई थे। विट्ठल भाई पटेल जो थे वो पहले भारतीय हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे, भारतीय। तो इस तरह से ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। पहले इन्हें स्पीकर है ना, जैसे प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था, बाद में इन्हें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कहा जाने लगा। तो पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। भारत में राज्यसभा के 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। उनके पास वही सारी शक्तियां हैं आमतौर पर लोकसभा के संदर्भ में जो लोकसभा अध्यक्ष के पास है, वही शक्तियां उपराष्ट्रपति मतलब राज्यसभा के सभापति के पास अपने राज्यसभा के संदर्भ में। बस ये है कि ये धन विधेयक के मामले में इनके पास कोई अधिकार नहीं है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से इनका कोई लेना देना नहीं। बाकी आमतौर पर अपने सदन के मामले में ये वही शक्तियां रखते हैं। यदि इन्हें हटाना हो तो इन्हें भी हटाया जा सकता है। आपको पता है 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, राज्यसभा को वास्तविक बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा
और लोकसभा की सहमति चाहिए। बस लोकसभा अगर एग्री है तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। आप सब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनके पास कोई कार्य नहीं है, जो भी काम वो करते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर करते हैं। हाँ, किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति पद पर नहीं हो तो उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करते हैं। तो जब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे तब तक वो राज्यसभा में नहीं जाते, मतलब तब तक उनका सभापति वाला रोल जो है वो नहीं होता, तब तक उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करना होता है। वे सिर्फ राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं और उन्हीं के वेतन भत्ते लेते हैं। आमतौर पर उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के तौर पर वेतन भत्ते नहीं मिलते, जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से राज्यसभा के एक सभापति हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वैसे ही राज्यसभा में एक उपसभापति होते हैं जो राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से निर्वाचित करती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। सारा मामला वैसा का वैसा ही है जो उपाध्यक्ष के मामले में बताया। हटाना हो तो राज्यसभा अपने सदस्यों के वास्तविक बहुमत से 14 दिन पहले सूचना देकर इन्हें पद से हटा सकती है। यह चाहे तो अपना त्याग पत्र कभी भी सभापति को दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संसद के सत्र की। तो संसद के जो है आप सबको पता है कि पूरे वर्ष में 3 सत्र होते हैं। संविधान तो ये कहता है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, पर हमारे यहाँ 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र कौन से? पहला सत्र होता है बजट सत्र, है ना, हर साल पहला सत्र होता है बजट सत्र, जो आमतौर पर फरवरी से शुरू होता है और अप्रैल और मई तक चला जाता है। ठीक है, फिर दूसरा सत्र होता है उसे मानसून सत्र कहते हैं। ठीक है, मानसून सत्र जो होता है वो आमतौर पर आपका जुलाई से शुरू होता है और सितंबर तक चलता है। तीसरा सत्र जो होता है वो होता है शीतकालीन सत्र, जिसे विंटर सेशन भी बोलते हैं। संसद के दोनों सदनों का तीसरा सत्र नवंबर और दिसंबर 2 ये महीने में चलता है। तो इस तरीके से संसद के आमतौर पर हमारे साल में 3 सत्र होते हैं। सत्र मतलब लगातार कुछ दिनों तक संसद की बैठकें होती हैं, फिर छुट्टी हो जाती है, फिर दूसरा सत्र होगा, फिर छुट्टी होगी, फिर तीसरा सत्र होता है, इस तरीके से चलता है। तो ये 3 सत्र आप सबको पता होंगे। सबसे लंबा होता है इसमें से बजट सत्र, जो आमतौर पर आपको पता है बजट पारित करने की प्रक्रिया चूंकि बड़ी लंबी है तो ये सत्र सबसे ज्यादा लंबा चलता है। हर सत्र में कई बैठकें होती हैं, प्रतिदिन संसद की बैठक होती है दोनों सदनों की। आमतौर पर 11 बजे से संसद की जो है बैठकें शुरुआत इनकी होती है प्रतिदिन। तो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बैठक होती है, फिर लंच हो जाता है, फिर 2 बजे से लेकर तो 6 बजे तक शाम को आमतौर पर बैठक चलती है। तो इस तरीके से प्रतिदिन जो है संसद की बैठकें होती है दोनों सदनों की। तो एक बैठक, जैसे आज कोई बैठक हुई, दिन भर बैठक चलेगी या कभी भी उस बैठक को समाप्त करना हो तो जो है अध्यक्ष या जो पीठासीन अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी जो है क्या करेंगे, बैठक को, जैसे आज का टाइम हो गया अब कल मिलेंगे, तो वो करते हैं स्थगन, है ना। कुछ समय के लिए बैठक को रोकना स्थगन कहलाता है। ये कुछ निश्चित समय के लिए भी हो सकता है या अनिश्चित समय के लिए भी हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि बैठक चल रही है, जोर जोर से संसद के सदस्य जो है हो हल्ला कर रहे हैं, सदन में लोग शोर शराबा कर रहे हैं, काम ही नहीं हो रहा है, तो जो अध्यक्ष या सभापति है जो भी होगा वो कुछ समय के लिए बैठक को स्थगित कर देता है कि ठीक है थोड़ा जाओ बाहर चिल करके आओ, चाय वाय पी के आओ, आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, फिर मिलते हैं, ज्यादा ही हो रहा है तो कल मिलते हैं। तो स्थगन जो होता है ना वो पीठासीन अधिकारी करता है। ठीक है, पीठासीन अधिकारी जो है वो स्थगन करते हैं और बैठक को कुछ समय के लिए रोक देते हैं। ये काम दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं सत्रावसान। एक सत्र जब समाप्त होता है, भाई सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रपति जब सत्र का आह्वान करते हैं तो कुछ दिनों तक सत्र चलता है, फिर जब सत्र खत्म होता है तो उसे सत्रावसान कहते हैं। सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति, ताकि वो सत्र पूरा समाप्त हो जाए और फिर कुछ दिनों के लिए छुट्टी, फिर अगला सत्र शुरू हो। तो सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति के पास में। स्थगन सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान पूरे सत्र को समाप्त कर देता है। समझ में आया? ये पीठासीन अधिकारी करते हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं, है ना।
और विघटन, लोकसभा को हर 5 साल में या कभी कभी उससे पहले भी राष्ट्रपति भंग करते हैं, उसे विघटन कहते हैं। राज्यसभा का विघटन तो होता नहीं, आप सबको पता है, राज्यसभा तो स्थायी है। तो लोकसभा को हर 5 साल या उससे पहले राष्ट्रपति भंग कर दे तो विघटन तो अस्तित्व ही खत्म कर देता है, लोकसभा गई नहीं आएगी। तो इस तरह से कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए संसद के बारे में, है ना। सत्र को बुलाने को सत्राह्वान कहते हैं, आहूत करना जो राष्ट्रपति करते हैं, सत्रावसान वो भी राष्ट्रपति करते हैं, दोनों सदनों का, लोकसभा को भंग करना, विघटन करना वो भी राष्ट्रपति करते हैं, स्थगन का काम जो है वो पीठासीन अधिकारी करते हैं। यदि आपको फिर भी समझ में ना आए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्थगन और सत्रावसान में कुछ अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि स्थगन जो है सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान पूरे सत्र को समाप्त कर देता है। ठीक है, जैसे आप स्कूल जाते होंगे बचपन में, तो सुबह स्कूल गए और फिर जब भी टाइम खत्म होता होगा वापस आ जाते होंगे, अगले दिन फिर स्कूल जाते होंगे, लगातार स्कूल जाते हैं। तो ये स्थगन जैसा है, पर सेशन ही समाप्त होगा। भाई आपने स्कूल गए, एग्जाम हुई, आजकल तो बच्चों की ज़्यादा छुट्टियां नहीं पड़ती, पर जब हम पढ़ते थे तो तब छुट्टियां होती थी कि एग्जाम के बाद 2 महीना 2.5 महीना छुट्टी, कुछ नहीं, मामा के घर जाओ, नानी के घर जाओ, कहीं भी जाओ, मत जाओ, ऐश करो। आजकल तो बच्चे जो है बेचारे, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब सेशन खत्म हो और कब सेशन जो है शुरू हो गया। आज एग्जाम हुई और 8 दिन बाद फिर से स्कूल शुरू। तो अब बच्चों को पता नहीं चलता, लेकिन हमारे टाइम पर पता चलता था सेशन खत्म होना और नया सेशन शुरू होना। हमारे समय में 1 जुलाई से स्कूल खुला करते थे। मैं आपको बताऊं कि आमतौर पर अप्रैल के आसपास एग्जाम हो जाया करती थी। तो अप्रैल, कई बार आधा अप्रैल, मई और जून पूरा छुट्टी रहती थी। मई जून तो रहती ही थी। और जुलाई में 1 तारीख से स्कूल खुलते थे, उसमें भी बच्चे 15-15, 20-20 दिन तक नहीं आते थे। 15 दिन, 20 दिन के बाद आ रहे हैं धीरे धीरे स्कूल। तो वो दौर अलग था। तो ये इस तरीके से सत्रावसान होता है। सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा स्थगन किया जाता है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया। किसी विधेयक पर जो विचाराधीन है सदन में, उस पर कोई असर नहीं पड़ता स्थगन का, जबकि सत्रावसान की अगर बात करें तो वो भी विधेयक के ऊपर तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बस नया नोटिस लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ब्रिटेन में तो ऐसा होता है कि वो विधेयक ही समाप्त हो जाता है, पर भारत में नहीं होता। हाँ, लोकसभा भंग हो जाए तो मामला अलग है। यदि कोई विधेयक लोकसभा में पेंडिंग है, ठीक है, और राज्यसभा में नहीं गया, लोकसभा भंग हो गई, तो विधेयक खत्म हो जाएगा। यदि कोई विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा के पास चला गया और लोकसभा भंग हो गई, वो भी जो है खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। यदि कोई विधेयक राज्यसभा ने पारित किया, अभी वही है, लोकसभा में नहीं आया, तो वो खत्म नहीं होगा। यदि कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए चला गया और उससे पहले लोकसभा भंग हो गई, तो वो विधेयक भी खत्म नहीं होगा। यदि कोई विधेयक दोनों सदनों ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास चला गया और राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा है और फिर लोकसभा भंग हो गई, तो वो विधेयक भी समाप्त नहीं होता। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि विधेयक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कोरम या गणपूर्ति। तो ये चीज आपको बता दूं कि कोरम या गणपूर्ति क्या होती है। दरअसल सदन में, दोनों सदनों में हमने देखा, जहां लोकसभा में 545 लोग हैं, 543 लोग हैं, ठीक है, 543, और लोकसभा में, राज्यसभा में 245, 245 लोग। अब आप बताइए कि सारे लोग तो आते नहीं भाई, कई बार कम आते हैं, कई बार ज्यादा आते हैं। तो बैठक करने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? तो भाई कोरम या गणपूर्ति का मतलब उस सदस्य संख्या से है जो कि किसी सदन में बैठक होने के लिए मिनिमम हो, न्यूनतम हो, कि कम से कम इतने लोग तो आने ही चाहिए कि आप बैठक कर पाए। तो ये कोरम या गणपूर्ति कहलाता है, जो होता है 10%, मतलब 1/10। जैसे लोकसभा में 543 सदस्य हैं, तो कम से कम जो है 10% 55 सदस्य जो है आने चाहिए बैठक करने के लिए। राज्यसभा में 245 है, तो 10% कम से कम 25 सदस्य जो है बैठक के लिए आने चाहिए। इससे कम यदि आए तो जो पीठासीन अधिकारी है उसका एक कर्तव्य है कि वो बैठक को स्थगित कर दे, बैठक ना करे जब तक कि इतने लोग कम से कम ना आए। अब आप सोचो ना, 550 लोगों का सदन है और 20 लोग आए हैं, 25 लोग आए हैं, तो आप बैठक करके क्या कीजिएगा? कोई ढंग से काम नहीं हो पाएगा।
तो इसीलिए कोरम या गणपूर्ति वो न्यूनतम सदस्य संख्या है जो कि बैठक करने के लिए सदन में जरूरी है, होना चाहिए। तो ये हो गया कोरम। ठीक है, संसद के सत्र मैंने आपको अभी बता दिए तीनों। भाषा की बात करें तो संसद की भाषा क्या है, तो संविधान कहता है कि संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। ठीक है, दोनों भाषाओं में काम। हालांकि जो पीठासीन अधिकारी है वो किसी सदस्य को मातृभाषा में बोलने का जो है परमिशन दे सकता है। अब जब संविधान बना था तब प्रावधान ये था कि हिंदी अंग्रेजी दोनों रहेगी। ये भी तय किया था कि 15 साल तक अंग्रेजी जारी रहेगी और उसके बाद जो है अंग्रेजी को खत्म करके सिर्फ हिंदी चलेगी। राजभाषा अधिनियम 1963 आया, क्योंकि हिंदी के साथ अंग्रेजी को जारी रखना था, तो आज तक चल ही रहा है, आपको पता है। तो आज तक ये स्थिति है कि अनिश्चितकालीन जो है समय तक अंग्रेजी भी हिंदी के साथ साथ जारी रहेगी। संसद की भाषा दोनों है। ठीक है, दोनों भाषाओं के साथ पीठासीन अधिकारी किसी को मातृभाषा में बोलने का अधिकार भी दे सकते। अब बात करते मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। तो मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार कुछ ऐसे हैं कि यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार का मंत्री है या भारत का महान्यायवादी, तो वो दोनों सदनों के बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है। मतलब लोकसभा में भी बैठक में भाग ले सकता है, भले ही वो मंत्री जो है लोकसभा का सदस्य हो तो वो राज्यसभा में भी जा सकता है और बोल सकता है। राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा में भी जा सकता है और बोल सकता है। तो एक मंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान वो सिर्फ अपने सदन में कर सकता है। मतलब जिस सदन का वो सदस्य है उसमें वोटिंग करेगा, दूसरे में वोट नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का सदस्य सिर्फ लोकसभा की बैठक में भाग लेगा, राज्यसभा में क्यों जाएगा, और राज्यसभा का सदस्य सिर्फ राज्यसभा में होगा, लोकसभा में क्यों जाएगा। मंत्री लेकिन दोनों जगह आना जाना कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं, उनकी बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं। महान्यायवादी वो तो दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपको पता है आर्टिकल 76 भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो महान्यायवादी जो है वो भी दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है और बोल सकता है, समिति का सदस्य भी हो सकता है। संसद की किसी समिति का सदस्य होने का अधिकार भी महान्यायवादी को है, बस वोट नहीं डाल सकता कहीं भी, क्योंकि महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। मंत्री अपने सदन में वोट डालेगा, महान्यायवादी कहीं नहीं डाले। तो ये इनके अधिकार हैं जो आपको पता होना चाहिए। लास्ट में हम बात करेंगे संसद की भूमिका के बारे में। संसद बहुत सारे काम करती है। शुरुआत में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि संसद जो है वो देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। जो मुख्य कार्य है वो तो विधायी संस्था है, तो कानून बनाने का ही है। तो संसद का मेन काम है विधायी शक्तियां और कार्य। भाई संसद जो है भारत की संघ सूची के ऊपर कानून बनाती है। ठीक है, संघ सूची के विषयों पर, समवर्ती सूची के विषयों पर संसद जो है कानून बनाने का अधिकार रखती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो विधायी काम जो है वो मुख्य है। कार्यकारी शक्तियां भी होती है। आपको पता है कि संसद विभिन्न माध्यमों से सरकार के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है, जैसे प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर, संकल्प लाकर, अलग अलग प्रकार से संसद जो है वो शक्तियां जो है भारत सरकार के पास, ये जो उनकी मंत्रिपरिषद के पास, उन पर कंट्रोल रखती है। तो संसद की कार्यपालिका भूमिका भी महत्वपूर्ण है। वित्तीय शक्तियां भी, बजट जो है वो बिना संसद से आप नहीं पास कराए जो है खर्चा नहीं कर सकते पैसा, तो बजट संसद ही पारित करती है। और भी कई प्रकार से विभिन्न समितियां होती हैं, वित्तीय समितियां जैसे प्राक्कलन समिति है ना, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, कई सारी प्रकार की समितियां हैं जो सरकार पर वित्तीय नियंत्रण भी रखती है। संवैधानिक शक्तियां भी हैं, है ना, जैसे आपको पता है कि यदि संविधान में संशोधन करना हो तो वो संसद ही कर सकती है। संविधान में अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके विशेष बहुमत से करना हो या साधारण बहुमत से कोई संशोधन करना हो, वो संसद ही कर सकती है। संसद के अलावा भारत के संविधान में संशोधन नहीं कर सकती और कोई विधायिका। न्यायिक शक्तियां भी हैं, जैसे महाभियोग चलाना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उन्हें हटाना हो, संसद ही हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाना हो, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना हो, तो संसद ही प्रक्रिया के द्वारा हटाती है। भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऐसे कई पद हैं जिन पर भारत की संसद ही जो है वो प्रक्रिया के द्वारा उन्हें हटा सकती है और कोई नहीं हटा सकता।
निर्वाचक शक्तियां, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना, ये आप सबको पता है कि संसद ही करती है। तो निर्वाचक शक्तियां भी है संसद के पास, अन्य शक्तियां भी है। संसद बहस का मंच है, यहीं से जो है पूरे देश में कोई भी मामले के ऊपर, मुद्दे के ऊपर बहस होती है तो लोगों को पता चलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आप देखें तो ये भूमिका संसद को बड़ा पावरफुल बनाती है, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के कार्य करती है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि सिर्फ कानून बनाती है, पर भारत में संसद इससे कहीं आगे तक जाती है। और इतना होने के बाद भी आप ये मत मान लीजिएगा या ये मत सोच लीजिएगा कि संसद जो है संप्रभु है, कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं। भारत की संसद संप्रभु नहीं है। ब्रिटेन में है, भारत में नहीं है। भारत की संसद जो है, वो अलग बात है कि हमने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है, लेकिन फिर भी भारत की संसद संप्रभु नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में संसद के ऊपर संविधान ने कई प्रकार की जो है ना लिमिटेशंस लगाई हुई। जैसे आपको पता है कि संसद संविधान में संशोधन भले ही कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे के खिलाफ जाकर नहीं। यदि कोई ऐसा संशोधन करती है जो संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाता है, तो इस प्रकार का संशोधन जो है न्यायपालिका द्वारा रद्द किया जा सकता है। तो संविधान द्वारा तय की गई सीमाओं के अंतर्गत रहकर ही जो है संसद भारत में काम कर सकती है। तो एक चेक एंड बैलेंस वाला मामला है, आप सबको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से भारत की संसद जो है बड़ी महत्वपूर्ण एक संस्था है और संसदीय प्रणाली है। तो आप समझ सकते हैं कि संसद की भूमिका, संसदीय प्रणाली या वेस्टमिंस्टर मॉडल जिसे आप लोग कहते हैं, उसमें भारतीय संसद की भूमिका बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे। यदि आप किसी टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं या हम उस पर सेशन लें, तो वो आप बता सकते हैं, हम जरूर उस टॉपिक के ऊपर सेशन लेंगे। फीडबैक देना बहुत जरूरी है, प्लीज फीडबैक दीजिएगा। सेशन को लाइक कीजिए, अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, अक्सर हम लोग भटकते रहते हैं करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो CKS एकेडमी जो है आपको फ्री में डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, CKS एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ से आपको जो है डेली फ्री करंट आपको मिल जाए। रोज आप 9 बजे सुबह डेली करंट अफेयर्स, कहीं मत जाइए, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वीकली करंट अफेयर्स भी मिलेगा, आप वीक में एक बार पूरे सप्ताह का करंट भी कर सकते हैं, यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। कई सारी PDF फ्री में मिलेगी, जैसे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी, भारत की आंतरिक सुरक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ये जो बुकलेट है ये भी आपको फ्री में मिल रही। तो देर किस बात की, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है CKS एकेडमी एप्लीकेशन का, गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल CKS एकेडमी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लो भाई, बहुत कुछ आपको जो है वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद।